हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। जैसा कि मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाल करके पूछा था कि क्या स्टार्ट किया जाए, बुक, थ्योरी या फिर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जवाब था कि बुक का थ्योरी कराए और उसके अगले वीडियो में एमसीक्यू कराया था। तो मैंने उसी के बेस पे सबसे पहले तो मैं बुक को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो पढ़ूंगा थ्योरी बेसिस पे, और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में उस चैप्टर का एमसीक्यू लगाएंगे। तो हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, यानी मैंने 9th का ये क्लास स्टार्ट किया सबसे पहले। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सीरीज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जिस तरह से पहली वीडियो पे आप लोग का रिस्पांस आएगा उसी तरह से आगे के वीडियो पर भी रिस्पांस आए तो हम फिर कंटिन्यू कर पाएंगे अच्छे तरीके से। वरना होता यह है कि पहले वीडियो पे तो आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाते हो कि हाँ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो हम लोग डालना अपलोड करते हैं वैसे आपकी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है। तो फिर हमें लगता है कि यार हम किसके लिए वीडियो बना रहे हैं, जब देखने वाला ही कोई नहीं है तो वीडियो बना किसके लिए रहे हैं। तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग सपोर्ट कितना करोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनका एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नहीं है। तो मैंने बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया और इसमें जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है, तो ध्यान से अच्छे तरीके से सुनिए। तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं और हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है पदार्थ। पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी के सभी पदार्थ हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक पदार्थ के रूप में देखी जाती है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है और कहीं ना कहीं वो अपना स्थान एक घेरता है। तो पदार्थ को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरता हो उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या हमें जानना है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जाएगा कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम लोग पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व, ये पंचतत्व कौन कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स पे और आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, ये सब हम जान चुके हैं, ऊपर में ही हमने देख लिया। तो इसमें आप जो पढ़ेंगे तो वो एक छोटा लैंग्वेज है जो कि आपको समझाने के लिए बताया गया। आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ले चलता हूँ। नेक्स्ट जब पेज पे हम आएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा पॉइंट कि जब हम जल में नमक घोलते हैं या फिर चीनी घोलते हैं, नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। यानी हर पदार्थ में उनके बीच कुछ ना कुछ गैप होता है। ठोस में कम गैप होता है, द्रव में कुछ ज़्यादा गैप होता है, गैस में बहुत ज़्यादा गैप होता है उनके कणों के बीच। ठीक है, बस यही चीज़ आप यहाँ पे समझाना चाहा जा रहा था। अब यहाँ पे कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। एक्चुअली ये एनसीईआरटी बुक में लोग बच्चों को समझाने के लिए ऐसा किया गया कि आप उनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी कि क्लास में जो लैब होता है उसके थ्रू आप उनको समझाइए अच्छे तरीके से ताकि उनको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट है, तो इसका मैंने एक फार्मूला मतलब इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो मैंने लिख दिया है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आगे जब हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, बस डायरेक्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इनको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब नंगी आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप देख सकते हैं, राइट। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, जैसे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, भी बिल्कुल होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो हम इस सभी चीज़ों को आगे के पेज पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लगा रखा और यहीं से प्रश्न बनने की चांसेस है। विवय है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, आपने देखा होगा एमसीक्यू जब लगाते होंगे आप, तो ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो भी ऊपर में एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःमिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, यानी उनके कणों के बीच जो गैप होता है उसके कारण होता है कि आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विसरण क्या होता है और गर्म करने से विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी विसरण और बढ़ जाता है, गर्म करने से तेज़ी से हो जाता है। चलिए इसके बाद कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनके बीच एक बल कार्य करता है। आप यहाँ पे पढ़ करके समझ सकते हैं। जो भी ऊपर में एक्सपेरिमेंट थे उनको अगर आप करेंगे तो पता चलेगा कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य जो कि प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, यानी ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा और गैस में अलग होता है। तो इस चीज़ को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और यहाँ पे आता है कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पदार्थ की तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 5 अवस्थाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको 9th क्लास के चैप्टर में 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। जब 10th में हम जाते हैं तो 2 हमें और पदार्थ की अवस्थाएं देखने को मिलती है। फिलहाल हम 3 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है, यानी पदार्थ की ये जो अवस्थाएं बांटी जाती है उनके कणों की विशेषता पर, कणों की विभिन्न विशेषता के कारण होता है। तो सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। ठोस अवस्था यहाँ पे देखिए, ठोस अवस्था यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, एग्जाम्पल को आप नज़र डालोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें। देखिए हम डायरेक्ट पढ़ते हैं पॉइंट पे, क्योंकि हमें उतना नहीं करना है। उपरोक्त उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, यानी ऊपर में भी हमने बात किया था कि पदार्थ कहीं ना कहीं उनका एक आकार होता है, उनका एक निश्चित आयतन होता है, ठीक है, स्थान घेरते हैं। तो अब बात करते हैं स्पेशल ठोस पे। तो ठोस का एक निश्चित आकार होता है, उनकी स्पष्ट सीमाएं होती है और स्थिर आयतन होता है, यानी नगण्य संपीड़िताएं होती है। संपीड़िताएं का मतलब कंप्रेस्ड, वो बहुत ही ना के बराबर कंप्रेस्ड होते हैं। कंप्रेस्ड का मतलब दबना, ठीक है, ये चीज़ समझिए। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, यानी बाह्य बल अगर हम उस किसी ठोस पर लगाते हैं तो वो मतलब ना के बराबर दबता है, ठीक है। ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे देखिए रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, रबड़ बैंड को क्या मानते हैं, क्या मान सकते हैं, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है? बिल्कुल ये ठोस ही है। क्यों? क्योंकि रबड़ के बैंड को अगर हम खींचते हैं तो वो वापस उसी अवस्था में आता है, अगर छोड़ते हैं तो वापस उसी अवस्था में आता है। लेकिन अगर उस पर हम बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, ये एक प्रकार के ठोस ही हैं। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उनके बर्तन के आकार ले लेते हैं। बर्तन के आकार तो ले लेते हैं, लेकिन जो नमक है या फिर चीनी है उसकी अगर क्रिस्टल की बात करें तो वो तो एक ठोस ही होते हैं ना, तो इस वजह से हम कहेंगे कि वो ठोस होते हैं। स्पंज क्या है? और ये ठोस, लेकिन फिर भी इनका संपीड़न संभव है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए सब कुछ अच्छे से लिखा गया। तो ये दोनों तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर शर्करा या फिर नमक को अपने हाथ में ले किसी प्लेट पे या फिर जार में रखे तो इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं, ठीक है। क्रिस्टल जो छोटे छोटे दाने होते हैं
वो नहीं बदलते, राइट। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकलती हैं जिससे इनका संपीड़न होता है, लेकिन वापस तो उसी आकार में आ जाते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये सभी के सभी ठोस हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग द्रव अवस्था पे। तो द्रव अवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे, देखिए द्रव अवस्था में यहाँ पे है कि द्रव का आकार नहीं है, द्रव का कोई आकार तो नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी द्रव को हम जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, राइट। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि ठोस का आकार तो निश्चित होता है लेकिन द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जो होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? तो जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास ले पाते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों को विसरण संभव है, यानी तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो ये कुछ जो कि कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है गैसीय अवस्था, ठीक है। गैसीय अवस्था तो ये सब आप पढ़ करके समझिए, लेकिन डायरेक्ट हम चलते हैं यहाँ पे हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। संपीड़ितता का मतलब कंप्रेशन, जो कि इसको हम लोग दबा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट बताया गया। आप इन 3 पॉइंट को कर करके समझना चाहो तो समझ सकते हो, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो वैसा कुछ है नहीं, आपको समझ में वैसे भी आ जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे बढ़ते हैं तो देखिए, जो खाना बनाने वाले हमारा गैस होता है LPG, जिसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा। यह अस्पतालों में दी जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में CNG का इस्तेमाल किया है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को हम एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि एक बड़ा वाला गैस है और एक छोटा वाला सिलेंडर का गैस है, ठीक है। छोटा वाला सिलेंडर का गैस है तो क्या करते हैं, इससे हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संपीड़ित करके भरा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा गैस मतलब कि दबा करके डाला गया होता है, कंप्रेस करके रखा जाता है। तो इसको हम लोग इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। यही कहा जा रहा है कि क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे कि संपीड़ित काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण बहुत तीव्रता से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनके बीच जो ये चीज़ दिखाई गई, जैसे कि मान लीजिए कोई ठोस है, प्लेट दिखाया गया, प्लेट का एक छोटा सा कण लिया गया, यहाँ पे इनके बीच का जो गैप देखिए आप कितना है। तो गैप बहुत ही कम है, तो इनके जो अणु होंगे वो ज़्यादा गतिशील तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बीच में गैपिंग है ही नहीं। अगर उसी तरह से यहाँ पे लिक्विड लिया जाए, कोई इसमें लिक्विड भरा हो और उसको अगर हम देखा जाए तो इसके तुलना में देखिए इसमें जो गैप है थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी ठोस से की तुलना में लिक्विड में जो गैपिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है उनके कणों के बीच। लेकिन वहीं अगर हम गैस की बात करें तो गैस में आप देखेंगे कि इनके जो कणों के बीच की जो गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा है इन तीनों के तुलना में। तो बस यही कहा जा रहा है कि इसमें विसरण काफ़ी ज़्यादा होता है गैसों में, क्योंकि इनके बीच की गैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके जो कण हैं बहुत तेज़ी से इधर उधर जाते हैं। आई होप कि समझ में आपको आ रहा होगा। अब इसके बाद हमारा आते हैं यहाँ पे कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, मतलब बहुत इधर भागते रहते हैं, तो टकराते रहते हैं। चलिए इसके बाद हम आते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, जैसे कि अगर हम ठोस के रूप में देखें तो बर्फ़, जल ही है बर्फ़। अगर द्रव के रूप में देखें तो जल हो गया, गैस के रूप में देखें तो जलवाष्प होता है, यानी जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है, राइट। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तापमान और दाब
में क्या परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि तापमान और दाब के परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी ठोस के तापमान को अगर हम बढ़ाएं तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती हैं। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ये एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जिसे यानी कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। राइट, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें कि बर्फ़ का गलनांक होता कितना है, तो 273.15 केल्विन, यानी गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम लोग संगलन कहते हैं। ठोस से अगर द्रव में बदल रहा है उसे हम लोग संगलन कहा जाता है। राइट फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो उसमें 273 आप ऐड करेंगे। एक्चुअली 273.15 होता है, लेकिन हम लोग पॉइंट के बाद को हटा देते ताकि इसको सुविधा हो पढ़ने में। सब कुछ अच्छे से लिखा गया, आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। सेल्सियस में बदलने के लिए यानी सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 को ऐड किया जाता है और बाकी उल्टा इस तरह से घटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है, यानी जो इतना तापमान हो जाता है कि जो द्रव्य होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इससे क्वथनांक कहते हैं, यानी इसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और जल के लिए यह तापमान कितना होता है, 373 केल्विन, यानी कि अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करते हैं, 273 आप इसमें घटा देंगे, आ जाएगा कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। राइट, अब इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट है। देखिए, यह है कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। किससे? तापमान को बदल करके हम लोग पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। राइट, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रवावस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं। बात समझे आप? जैसे कि कोई ठोस है, तो ठोस को हम लोग गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये क्या होगा कि लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, लिक्विड में चेंज होगा। और इसे हम लोग गर्म करेंगे तो ये वेपर में चेंज हो जाएगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में यानी ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो ये बीच वाले चीज़ में परिवर्तन हुए बिना यानी लिक्विड में परिवर्तन हुए बिना डायरेक्ट गैस फॉर्म में चला जाता है। वो कौन से होते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। और गैस से सीधे, ध्यान दीजिए, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। राइट, निक्षेपण क्या होता है, ऊर्ध्वापातन क्या होता है, दोनों याद रखना। ठीक है, अब आता है यहाँ पे दाब परिवर्तन का प्रभाव। ऊपर हमने देखा था ताप परिवर्तन का प्रभाव, अब दाब परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। अब यहाँ पे लिख रखा है कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। यानी दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस जो होता है वो द्रव में बदल सकती है। जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो द्रव अवस्था में आए बिना, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है आपको पता ही है, तो जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो उस वक्त क्या होगा कि CO2 जो गैस है वो द्रव अवस्था में आए बिना डायरेक्ट सॉलिड में चला जाएगा, जिसे हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है। ये क्वेश्चंस कई बार आता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, शुष्क बर्फ।
या फिर शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोनों घुमा करके पूछा जाता रहता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस ताप और दाब, तापमान और दाब के द्वारा तय की जाती है। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा पिक्चर जो बनाया गया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किसको क्या कहते हैं। अगर हम लोग ठोस से डायरेक्ट द्रव में जाते हैं तो क्या कहते हैं, इसको हम लोग संगलन कहा जाता है। अगर बदलता है ठोस से द्रव में तो संगलन कहते हैं, लेकिन अगर द्रव से ये ठोस में आता है इसको हम लोग जमना कहते हैं, जमना। ठीक है। उसी तरह से अगर द्रव का गैस में परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम वाष्पीकरण कहेंगे, और गैस का द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको संघनन कहते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। और ठोस से डायरेक्ट अगर गैस में परिवर्तन हो रहा है तो इसे ऊर्ध्वापातन, और गैस से ठोस में आ रहा है तो इसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिए। इन परिवर्तन की अवस्थाओं को किन नामों से जाना जाता है, राइट, इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ प्रश्न आप इनको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन क्या होता है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या फिर दाब बदलना आवश्यक है। क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो हम जनरली जानते ही हैं कि जैसे कि हमारा कपड़े का सूखना होता है, क्योंकि वहाँ पे भी तो ऐसा ही होता है ना, कपड़े का सूखना। या फिर हम ये भी देखते हैं कि जल को अगर खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं जल, तो ये वाष्पीकरण के कारण ही होता है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लियरली आपको समझ में आएगा कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उस टेम्परेचर पर क्या होता है, उस टेम्परेचर पे तो हम जानते ही हैं कि ठोस जो लिक्विड जो होता है वो अपने आप में वेपर होने लगता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन, यानी उससे कम टेम्परेचर पर ही जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में आया। 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही वाष्प होने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। इसमें है कि वाष्पीकरण की दर किस कारण से बढ़ती है, किन किन चीज़ों के कारण बढ़ती है। तो सतह का क्षेत्र बढ़ाने से मतलब ये है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको सतह बताते हैं कि सतही क्षेत्र बढ़ने पे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं। जैसे अगर आप भीगे हुए कपड़े को बस मोड़ चमोड़ के ऐसे ही रख दोगे, और उसके तुलना में अगर उस कपड़े को अच्छे तरीके से फैला करके पूरा अच्छे से खोल देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि सतह का क्षेत्र अगर हम बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वो ज़्यादा अधिक हो जाएगी, और जिसके कारण जल्दी से कपड़ा सूख जाएगा। ये बात समझ में आया। तो सतही क्षेत्र बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ठीक उसी तरह से तापमान में वृद्धि करने से भी होता है कि तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी होने पर भी होगा, और साथ ही साथ वायु की गति में वृद्धि होने पर भी होगा। तो ये 4 पॉइंट है जो कि वाष्पीकरण की दर को तीव्रता से बढ़ाते हैं, यानी कि तेज़ करते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए इसके बाद लास्ट एक पॉइंट हमारा आता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, सूती वस्त्र क्यों पहनने की सलाह दी जाती है। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण जब हम गर्मियों के दिनों में काम करते हैं, शारीरिक प्रक्रिया करते हैं, तो हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या फिर आसपास की ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। जब आपने ग्लास देखा होगा, कोई ग्लास है, तो अगर इसमें बर्फ़ के टुकड़े रहते हैं तो बाहर की इसके मतलब ग्लास के बाहर भी आप देखेंगे छोटे छोटे द्रव की बूंद देखने को मिलता है। ये कारण क्या होता है?
तो ये कारण आप यहाँ पे पढ़ करके समझ सकते हैं कि किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्द ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो भी इसमें क्वेश्चंस थे हमने कर लिया, और नेक्स्ट जो हमारा MCQ वाला क्लास आएगा उसमें आपने क्या सीखा इसको सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँगा और उसके बाद मैं MCQ इस चैप्टर से करा दूँगा, ताकि हम एक बार छोटे से क्विक रिविजन्स करके MCQ लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, और मैं आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जब भी रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।